बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आपको एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड में खुशामदीद। ये है अरमला हसन। इमरान हसन बोलने लगे थे ना। यस ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। सुबह सुबह साबित ये होता है कि आप हमेशा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल सही करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि सड़क पे जाते हुए बहुत सारे लोग दायां इंडिकेटर लगा के बाएं मुड़ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? आस्क मी अबाउट इट। उसके बाद धमाका होता है। धमाका होता है और सुबह सुबह आई डोंट नो सब इतनी जल्दी में। अभी आपने इतना सेंसिटिव मामला छेड़ दिया है ना। सुबह सुबह जब सड़क पे आप निकले होते हैं, आप अपने पुरसकून अंदाज में टाइम से पहले निकले घर से कि आप आराम से ऑफिस जाएंगे, लेकिन सड़क पर मौजूद लोग, बाइक वाले, रिक्शे वाले, गाड़ी वाले, कोई भी आपको सुकून से ऑफिस नहीं पहुंचने देता। कोई आपको यहाँ से क्रॉस करेगा, कोई वहां से क्रॉस करेगा। अच्छा, ये जल्दी के चक्कर में सब लोग लेट हो रहे होते हैं। क्योंकि जल्दी के चक्कर में एक शख्स आएगा, गलत पार्क करेगा, ट्रैफिक रुक जाएगा और फिर उसके बाद सारे बेचारे परेशान बैठे होंगे। कल एक वाकया पेश आया, मैं जल्दी से बताती हूँ। मैं खड़ी हुई थी लेन में, मैं रास्ता दे रही थी सामने ट्रक को। पीछे वाली गाड़ियों में से एक एफिशिएंसी से आगे आया, उसने आके आके मेरे आगे कर दी। भाई आधा घंटा ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक का हमारा निजाम तो बहुत ही खराब है। लेकिन अभी रिसेंटली जब वीकेंड पे इस्लामाबाद में था तो मैं नोटिस कर रहा था कि वहाँ पे लोग जरा थोड़े काम है। हॉर्न की आवाज बड़ी कम आती है आपको। जिस शहर में हॉर्न की आवाज कम आती है उसका मतलब है कि लोग थोड़े सुकून से चल रहे हैं। आप भी एक दूसरे को, हाँ आती हॉर्न की आवाज है। थोड़ी सी अगर आप स्पेस दे के चलें, थोड़ा सा एक दूसरे को जगह दे के चलें तो मेरे ख्याल में मामलात बेहतर हो सकते हैं। और हमें गुजरना तो सबने है और पहुंचना सबने है। हमें यकीन है जो हमने बात की है इस पर, इसका किसी पे असर नहीं होगा, लेकिन हमने अपने दिल की तसल्ली के लिए। कभी कभी हम भी यही करते हैं भाई, जब हमें भी जल्दी होती है तो हम सब इसमें शरीक हैं कहीं ना कहीं, हमें ठीक होना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और कल एक अहम खबर आई पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर और उसका असर भी नजर आया। अच्छा, मजे की बात कि उसका असर भी नजर आया। हमें नहीं मालूम था कि इसका असर होगा। साबिक वजीर खाना इसहाक डार साहब की बात कर रहे हैं, जिन्हें डॉलर से भी मौसूम किया जाता है। तशबीह दी जाती है कि डॉलर उनके आने से डरता है। 5 साल बाद लंदन से पाकिस्तान और इस्लामाबाद द कैपिटल वापस पहुंच गए। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ आए हैं और इम्कान है कि आज वो सेनेट के ओहदे का हलफ उठाएंगे। इससे पहले अदालत ने उनको रिलीफ दिया था और कल से ये भी उम्मीद है कि वो मुल्की ख़जाने की बागडोर संभाल लें, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब, द फेमस मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्ताफ़ी हो गए जनाब। और दूसरी जानिब इसहाक डार के आने के पहले ही तकरीबन 20 दिन बाद जो है डॉलर की जो कीमत है उसमें कमी भी आई है। और जिस तरह से इमरान ने कहा, ड्रामाई तौर पे हम बात करें, इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 15 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 6 रुपये नीचे गिर गया है। तो ये उनके आने से जो हमने मुंसलिक किया है। सोने की कीमत भी कम हुई। अच्छा, मतलब सोने की कीमत भी अच्छी खासी, साहब के आने से बड़ी चेंजेस आ गई हैं, तब्दीली आई है। अच्छा खासा फर्क, सोने की कीमत भी बढ़ा। इट वाज अराउंड 137 समथिंग। सो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इस वक्त इसहाक डार साहब के लिए करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त मईशत शदीद बदहाली का शिकार है। दरामदी बिल मुसलसल बढ़ रहा है, चूंकि हम तेल बाहर से खरीदते हैं। सैलाब ने रही से ही हमारी कसर निकाल दी है और हमारी GDP की अराउंड 3% होने का इम्कान है। दूसरी जानब जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, वो कम हो रहे हैं। और डॉलर चूंकि मुसलसल ऊपर जा रहा है और IMF की डील के बावजूद डॉलर को असर नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। लेकिन क्या इसहाक डार साहब अपने तजर्बे की बुनियाद पे कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन द लॉन्गर रन मईशत को नुकसान भी ना हो और वक्ती तौर पे हम इस क्रंच सिचुएशन से निकल जाएं? क्योंकि अक्सर उनके इक़दामात के बारे में ये कहा जाता है कि वो वक्ती तौर पे तो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं इसहाक डार साहब, लेकिन उसका लॉन्गर रन के अंदर इकोनॉमी को नुकसान होता है। लेकिन क्या इस बार इसहाक डार साहब ऐसा कर पाएंगे कि लॉन्गर रन के अंदर इसका नुकसान भी ना हो और मौजूदा सूरत हाल से भी निकल जाए? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और कल जब उन्होंने एयरपोर्ट पे गुफ्तगू भी की तो उन्होंने यही कहा कि वो कोशिश करेंगे, बड़े होपफुल हैं कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है और स्पेसिफिकली डॉलर की बात की जाए तो वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे और मैशियत भी बहाल होगी। IMF की शराइत के हवाले से भी कहा, सवाल ये किया जा रहा है कि जो उनकी शराइत हैं क्या वो नरम करवा सकेंगे, क्या डॉलर की कीमत कम होगी, क्या रुपए की कदर बढ़ेगी, क्या पब्लिक को कोई रिलीफ मिलेगा, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। महंगाई को लेके एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट आम आवाम पर आ रहा है, क्योंकि डॉलर का रिलेटेड ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी जिस तरह से सर्कुलेट करती है। इसी वजह से आप जो अब इसहाक डार साहब के आने से देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं और इसी सूरत हाल पे भी हमने आज आगे जाके बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर आबिद कुरयूम सुलहरी साहब भी होंगे, उनसे हम राय लेंगे। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने एक और पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया है। $10 मिलियन मजीद इमदाद का ऐलान किया है अमेरिका ने। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के दरमियान एक मुलाकात हुई। एंटनी ब्लिंकन ने मीडिया को ब्रीफ किया
और कहा कि मुश्किल के इस लम्हे में हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ज़ेर आब है इस वक्त, और इस वक्त शदीद मुश्किल से पाकिस्तान गुजर रहा है। ये भी मिस्टर ब्लिंकन ने कहा। एंड विद दैट सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। मुतासरीन के लिए 17 इमदादी तैयारे भी भिजवाए जा चुके हैं, जबकि इसके साथ ये भी बात की गई, इस अज़्म का भी अदा किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो माशी ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत किया जा सकता है इस हाल के अंदर। सो हमने बड़ी खबर की जानिब जाना है, और बड़ी खबर में भी हम इसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़यूम सुलेरी साहब मौजूद हैं। आई होप डॉक्टर साहब यू हर्ड आवर इंट्रो, और जिस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने बताए हैं उसको लेकर, एंड ऑब्वियसली हमसे बेहतर आपको पता है कि सूरत हाल क्या है। इसहाक डार इज हियर, और उनको कल मेरी कुछ जब दोस्तों से बात हो रही थी जिनका ताल्लुक कुछ मईशत से था, तो ये कह रहे थे कि ऐसी शख्सियात का बहरहाल एक असर जरूर पड़ता है जो कि वो जाने जाते हैं इकोनॉमी को लेकर। अब अच्छा या बुरा विद द टाइम, ये तो इकोनॉमी एक दिन में तो अपना रुख बदलती नहीं है, टेक्स टाइम। बट आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं इस इतनी बड़ी तब्दीली का? चूंकि पहले मिफ्ता वाज द ब्रेन ऑफ दिस सिटिंग गवर्नमेंट फाइनेंस को लेकर, लेकिन अब उनको चेंज करके इनको लाया गया है जो पहले भी रह चुके हैं। तो आप भी इन इकोनॉमिस्ट इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इस वक्त किसी भी पार्टी के कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, 3-4 उनके लिए मेजर चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज जो है वो महंगाई का पे काबू पाना है। दूसरा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपए की कद, उसको थामना है। और तीसरा चैलेंज जो है वो सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में आने वाले जो मुजम्मरात हैं, जो नुकसानात हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन और जो उसकी रिकंस्ट्रक्शन है, और उसके नतीजे में जो ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा है उसको देखना है। अब अगर मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब का वो जो महंगाई पे काबू पाना है वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि महंगाई के इस वक्त एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सिर्फ उसमें फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होने से महंगाई जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। जो रशिया यूक्रेन लड़ाई के बाद पूरी दुनिया इस वक्त एक रिसेशन का शिकार है, और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ रहा है। खा वो बिजली के बिलों में इजाफा है, वो तेल की कीमतों में इजाफा है, वो चलता रहेगा अनलेस के आपकी जो आर्मी मंडी है जिसमें कि ऑलरेडी पेट्रोलियम प्राइसेस गिर रही हैं, कि वहाँ पे इतना ज्यादा मार्जिन मिल जाए हुकूमत को लेवी भी लगा ले। लेकिन डॉक्टर साहब कतई कलामी की माजरत, इसमें ऑप्टिक्स का भी तो बड़ा रोल होता है। आई मीन एक परसेप्शन भी तो होता है। मैं उस पे आ रहा हूँ जी। दूसरा जो आपका डॉलर की कीमत है, वो हमने कल देखा कि कल तकरीबन इस अनाउंसमेंट के साथ ही 7 रुपए के करीब जो है इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी आई। वहाँ पे एक रिलीफ मिलेगा। वो रिलीफ कितना देर पा होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कम से कम वो इन्वेस्टर्स या होल्डर्स जिन्होंने के डॉलर ले रखे थे इस उम्मीद पे कि इसकी कीमत मजीद बढ़ेगी और फिर बेचेंगे, डार साहब के आने की सुनते ही उन्होंने अपने डॉलर बेचने शुरू कर दिए। यानी कल का जो मार्केट में एकदम से 7 रुपए नीचे आना, पाकिस्तान की मार्केट में कुछ तो आपके फंडामेंटल्स होते हैं और कुछ स्पेकुलेटिव बाइंग जैसा भी होती है। तो जब ये एक हफ्ते में 40 रुपए ऊपर जाता है या एक हफ्ते में 40 रुपए नीचे आता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इकोनॉमी दुरुस्त होगी। उसका मतलब ये होता है कि ये इन्वेस्टर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, जो कि मार्केट में मैनिपुलेट करते हैं, और इनके वापसी की खबर सुनते ही इन्वेस्टर्स ने अपने डॉलर सेल करने शुरू कर दिए। और आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि आज डॉलर की कद्र में मजीद कमी होगी। डार साहब जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कभी मनी चेंजर्स एसोसिएशन को बुला लिया, उनके साथ इनफॉर्मल गपशप कर ली, कभी कमर्शियल बैंक्स के प्रेसिडेंट्स को बुला लिया, उनके ट्रेजरीज को बुला लिया। तो ये उनके बहरहाल हैं, और उस पर वो मामला थोड़ा सा इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो डॉक्टर साहब दूसरी जानिब IMF कल हम उनकी जब मीडिया टॉक भी सुन रहे थे, IMF की शराइत के हवाले से भी बहुत सारे एनालिस्ट तबसरा कर रहे थे कि इस वक्त जो मौजूदा मईशत है वो तो ऑलरेडी एक क्राइसिस या क्रंच की सिचुएशन में है, लेकिन उसके साथ साथ जो IMF की शराइत है वो भी उसमें एक एडिशनल फैक्टर है, और IMF की शराइत कड़ी से कड़ी हो रही हैं। हालांकि बहुत सारे शर्तों शराइत पर हम अमल दरामद भी कर चुके हैं, बट स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही। क्या इसहाक डार साहब के वापस आने से जो IMF की शराइत है इस मौजूदा इकॉनमी में, क्या उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पर डिपेंड करती है कि जो IMF के बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जिनमें अमेरिका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, और वो है कि डार साहब को काबीना और उनकी सियासी जमात ओन करती है। मिफ्ता साहब के तमाम हार्डवर्क के बावजूद कभी उनको काबीना वीटो कर देती थी, कभी उनको उनकी पार्टी जो है वो उसमें से क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाती थी। डार साहब
पिछली हुकूमत में भी अपने पहली जो हुकूमत थी उसमें भी डिफैक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और अब भी ना तो काबीना में कोई उनके लिए इतनी मुखालफत होगी और ना वज़ीर आज़म आसानी से उनकी राय ये बड़ा अहम नुकता डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, क्योंकि ये द काइंड ऑफ पार्टी PMLN इज, उसमें जो शख्सी कद है, जो किसी शख्सियत को बड़ा मैटर करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आप बता रहे हैं। तो वो IMF या वर्ल्ड बैंक या कोई भी हो, तो उनको कम से कम ये पता है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो उस पर अमल करवा सकेंगे या कर पाएंगे। तो मिफ्ता साहब ने बड़ी नेक नीयती के साथ कई चीज़ें जो है उन्होंने बड़ी अच्छी कमिटमेंट्स की, लेकिन बाद में आके या तो काबीना में वो वीटो हो गए या उनको वज़ीर आज़म से सरजनिश मिल गई, नहीं कर पाए। तो डॉक्टर साहब के मामले में कम से कम ये तवक्को की जा रही है कि वो जो कमिटमेंट करेंगे वो कम से कम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो पार्टी से वीटो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो मिफ्ता साहब ने किए? ओबियसली उनको हटाना, इसहाक डार साहब को लाना एक अदम एतमाद तो है कि उन पर एतमाद नहीं था, उनकी जगह किसी और को लाया गया है। ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो मिफ्ता साहब करके गए हैं जो आपको लगता है कि इसहाक डार साहब को रिवर्स करने पड़ेंगे, या उसमें हम कुछ मेजर तब्दीली देख पाएंगे? मैं मेजर तब्दीली नहीं देखता। मिफ्ता साहब ने बड़ी मसले को उनको क्रेडिट देना चाहिए कि एनर्जी सब्सिडीज जो है वो भले उन्होंने 5-6 हफ्ते तक चलाए रखी, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम में मजीद ताख़ीर हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो करवा गए। जो बिजली के बेस टैरिफ थे वो अल्टीमेटली बढ़ा गए। PDL जो था वो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। तो जो IMF का प्रोग्राम की रिवाइवल है वो हो गई, और आपके पास जो IMF की ट्रांच थी $1.2 बिलियन के करीब 6-7 रिव्यू के बाद वो मिल गई। तो वो जो एक बेस वर्क था वो मिफ्ता साहब ने कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि असद उमर साहब ने काफ़ी सारे तल्ख फैसले जो थे वो कर दिए और उसके बाद हफीज शेख साहब को लाया गया। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब ने काफ़ी सारे तल्ख फैसले जो हैं वो कर दिए, और अब उसके बाद डार साहब को लाया गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या इसहाक डार साहब के पास अब ऑप्शंस क्या हैं हमारी इकॉनमी को लेकर? क्योंकि हमारा जो ये जो विंडो है ये बड़ी स्क्वीज सी है, और बड़ी हमारे पास कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं है। रही सही कसर सैलाबों ने पूरी कर दी है, और दुनिया भी कुछ खास पाकिस्तान को हेल्प आउट नहीं करी है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। उस तरह से इमदाद नहीं आ रही जितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। तो ऑप्शंस क्या हैं इसहाक डार साहब के पास? किन खतूत पे अपने इस माशी मकान को खड़ा कर सकते हैं वो? देखिए, उनके लिए अगर वो स्पेकुलेटिव बाइंग और सेलिंग है डॉलर की, उसको वो कंट्रोल कर जाते हैं, तो रुपया जो है उसकी कदर में कोई 15 रुपए तक का फर्क जो है वो तो पड़ जाएगा। अच्छा। अगर वो IMF वर्ल्ड बैंक के साथ एक ये सैलाब को लेके और इसकी तबाहकारियों को लेके एक ऐसा नेगोशिएटिंग पॉइंट जो है वो लेके आ सके, जिसमें डेट स्वैप फॉर नेचर की बात कर सकें कि जो हमारे कर्जे हैं वो उनकी अदायगी हम लेंडर को करने की बजाय वो सैलाब ज़दगान पे लगा दें। और ये हम पहले भी अवेल कर चुके हैं अर्थक्वेक के ज़माने में, या अफगान मुजाहिदीन की अफगान मुहाजिरीन की जो शुरू में उनकी रिपैट्रिएशन थी, तो उस वक्त हमारे कर्जे जो थे हमें कहा गया था डोनर्स की तरफ से कि आप ये कर्जे हमें अदा ना करें, आप अफगान महाजरीन पे लगा दें। तो इस तरह की वो जो है नेगोशिएशन वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उनको इस वक्त देखना होगा कि किस तरीके से वो जो होल्डिंग है उसको खत्म कर सके, और उसमें लेकिन सूबों का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ज़माने में जब डार साहब थे तो सिर्फ सिंध में अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, बाकी जो था वो PMLN के कंट्रोल में था। अब जो है आपके पास पंजाब और KP आपके पास नहीं है। सिंध में एक गो के एक इत्तेहादी जमात है, लेकिन वहाँ पे एक क्रॉनिक गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो ऐसी सूरत में सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के ये सारी चेंजेस को देखना ये एक थोड़ा सा इस वक्त चैलेंजिंग टाइम है उनके। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अपने बात के आगाज़ में कहा था कि महंगाई के हवाले से इसहाक डार साहब के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना पॉसिबल नहीं होगा। अब ऑब्वियसली बहुत दीगर फैक्टर्स की जिनमें डॉलर की कीमत की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमी में जो भी चैलेंजेस हैं उनकी हम बात करें, लेकिन इसका पब्लिक पर इम्पैक्ट आने में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली चीज़ें अभी उस सिचुएशन में हैं जहाँ पे हम बेहतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट महंगाई को लेकर स्पेसिफिकली, चाहे हमारे बिजली के बिल हैं, गैस के चार्जेस हैं, या रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, इन चीज़ों को लेकर अवाम बड़े रिलीफ के लिए मुंतज़र है। आपको लगता है इसका इम्पैक्ट कब तक आएगा आम पब्लिक पर? देखिए, अगर तो IMF के साथ कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो तभी आप अपनी एनर्जी कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी कम कर सकेंगे, वरना तो अभी
यकम अक्टूबर को दोबारा से PDL भी, उसमें भी इजाफा होना है, पेट्रोल डीजल में भी और पेट्रोल में भी। ये होता रहेगा पेट्रोल की कीमतों में जनवरी तक और डीजल की कीमतों में मार्च तक। जो मैंने कहा कि चूंकि अब आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतें नीचे आई हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हुकूमत इजाफा करे और जो कंज्यूमर्स हैं साफिन को उसका इम्पैक्ट जो है वो मिनिमम आए। लेकिन जब तक IMF के साथ बातचीत नहीं चलती, ये इजाफे तो होने हैं। इसलिए मैं कहा था कि महंगाई तो खत्म होती नजर नहीं आ रही। अभी जो सैलाब की वजह से महंगाई है उसका इम्पैक्ट आना है। जो सबसे बड़ा एक बहरान जो है, और मैं आपके प्रोग्राम्स में भी इस पर 12 बात कर चुका हूँ, वो मैं गंदम और आटे की कीमतों में आता हुआ देख रहा हूँ। जो मई के महीने से महकमा खुराक पंजाब ने जो 8 मिलों को जो अमदादी कीमत पर गंदम देना शुरू कर दी थी, वो एक मेरा ख्याल है कि बड़ी डेंजरस पॉलिसी थी उस वक्त, क्योंकि एक सियासी अदम इस्तेहकाम था पंजाब में। तो और ये गंदम हमेशा अक्टूबर में आके दी जाती थी, कभी भी मई में आपको नहीं दे देते। मई में प्राइवेट सेक्टर की गंदम जो है वो कंज्यूम होती थी और उसके बाद हुकूमत अपनी गंदम निकालती थी। अब ये होगा कि आपके अक्टूबर के एंड तक जो सरकारी गंदम है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, सिंध की पहले नजर होगी। और अब जो प्राइवेट सेक्टर के पास गंदम पड़ी है, जो फ्लोर मिल के पास पड़ी है, अब वो महंगे दामों बेचेंगे और आटे की कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये अगर और फिर ऐसी सूरत हाल में जबकि पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है वो अपोजिशन की वहाँ पे गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट है, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत इनके पास मैजिक माइंड है कि ये कर सके। इन दी एंड डॉक्टर साहब, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, दे बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू अस। आपको याद होगा जब 2013 में PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो हमें इन टर्म्स ऑफ कैश हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से कुछ पैसे मिले थे, जिसमें बड़े सवालात भी उठे थे कि ये पैसे क्यों दिए गए हैं हमें, किस मद में दिए गए हैं। और उस वक्त ओबियसली इसहाक डार साहब ही इस सीट पर विराजमान थे। जब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आई, इन्होंने भी अपने दोस्त ममालिक से रब्ता किया, जिसमें सऊदी अरब भी था, जिसमें कतर भी था, जिसमें चीन भी था, लेकिन उतनी खातिर खा इमदाद या हमें हेल्प नहीं मिली जितनी मुश्किल सूरत हाल में हम थे। सिंस इसहाक डार साहब इज बैक नाउ, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम अपने दोस्त ममालिक से वही जो एक हमदर्दी है या वही जो एक रवैया है वो दोबारा हासिल कर पाएंगे? इसहाक डार साहब के साथ आने के बाद मेरा दोस्त ममालिक के हवाले से खास तौर पर यह सवाल है कि उनके दरमियान और हमारे दरमियान ताल्लुकात को आप कहाँ जाता देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड फाइनेंशियल हेल्प? देखिए, जो रियासतें होती हैं या मुल्क होते हैं, वो एक दूसरे से उनकी अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे दोस्ती होती है, ज़ाती दोस्तियाँ नहीं होती हैं। डार साहब के ज़माने में भी जो कैश मिला था वो स्टेट बैंक के डिपॉजिट थे। उस वक्त उनको उसका रवाज नहीं था, हम उसको यही समझते रहे कि दोस्त ममालिक की तरफ से इतने बिलियन डॉलर आ गए, लेकिन असल में वो ये वही डिपॉजिट थे जो कि इस वक्त चाइना, सऊदी अरेबिया जो है वो स्टेट बैंक में जमा करवाता है। अगर आपने 2 दिन पहले की अमेरिकन स्टेटमेंट सुनी हो एक बड़े जिम्मेदार अहदेदार की, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं कि हमारा पाकिस्तान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वक्त हमारे अपने इश्यूज हैं और हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं यूक्रेन की वार के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हम उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे जैसी कि हमने 2010 में की थी। तो इससे पूरी दुनिया जो है वो एक अपने क्राइसिस पे शिकार है। और हमने देखा था 2010 के फ्लड्स में भी कि वहाँ पे भी वो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान अनाउंसमेंट, लेकिन वो उस तरीके से पाकिस्तान में नहीं आए। और अब भी हमें बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप 30 मिलियन डॉलर का तखमीना लगा के अगर आपको 10-10, 20-20 मिलियन आ रहे हैं, उससे आप समझ जाना चाहिए कि दोस्त ममालिक की अपनी कैपेसिटीज और ऑप्टिक्स भी तो डॉक्टर साहब मैटर करते हैं ना। जब हम 70-70, 80-80 लोगों की काबीना बनाएंगे तो फिर दुनिया से हम क्या रिलीफ मांगेंगे और दुनिया को हम क्या दिखाएंगे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुलैरी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपनी तजर्बे के मुताबिक हमें आगाह कर रहे थे कि वो क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। इसहाक डार साहब की आमद बहरहाल एक पॉजिटिव साइन पाकिस्तान की इकोनॉमी को कल डॉलर की प्राइसेस में कमी की सूरत में ज़रूर मिला है। उसके साथ साथ डॉक्टर आबिद जो बात कर रहे थे कि उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि वो इंगेज कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को, उसमें चाहे स्टॉक मार्केट के लोग हैं, चाहे मनी एक्सचेंज मार्केट के लोग हैं, चाहे फाइनेंस के लोग हैं, इनके बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, तो उनको वो इंगेज कर सकते हैं। ही हैज़ दैट स्किल। सो हम उम्मीद करते हैं जी इसहाक डार साहब हो, मिफ्ता साहब हो या कोई भी हो, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ हो। और हम उनको बेस्ट ऑफ लक के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह करे इकॉनमी की जानिब बेहतरी हो और सियासत अपनी जगह होती रहे लेकिन इकॉनमी बेहतर हो। चलें जनाब, कराची की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्ट्रीट क्राइम को लेके। ऑब्वियसली हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा
हो रहा है और उसके बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। कल टाइम्स ऑफ कराची के एक वर्कर के हवाले से हम बात करें तो उनकी एक वीडियो आई सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर वो भी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए, जहां पे उनके लेंसेज और कुछ कैमरा जो उनका प्रोफेशनल इक्विपमेंट था वो चोरी हो गया और उन्होंने बहुत रो कर दुहाइयाँ दी। और कराची जैसे बड़े शहर के अंदर जहाँ के वो रिहायशी थे वहाँ जो उनके साथ या दीगर लोगों के साथ वाक़यात हो रहे हैं उनको रिपोर्ट कर रहे थे और बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन लगी और दिल ख़राब हुआ ये वीडियो देखकर कि एक इंसान के एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये इक्विपमेंट इकट्ठा किया था और उनको एक लम्हे के अंदर वो सारी चीज़ें उनसे ले ली गई। अब कुछ वीडियो में वो बात करें, हम आपको चाहेंगे वो वीडियो सुनाएं, उसके बाद उस पर मज़ीद डिस्कशन। कराची वाले चोरी करते हैं यार, कैसे करें? 2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोबरों के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान, हम लोग आते हैं छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। एडिशनल आईजी साहब कहते हैं कि कराची वाले कुछ करते नहीं हैं, तो कराची वालों ने अगर सब करना है तो एडिशनल आईजी साहब ने और दीगर इदारों ने क्या करना है? अभी जो खवातीन के साथ वहाँ पे होना शुरू हो गया है रिक्शा के अंदर, चूंकि ऑटो रिक्शा कॉमन यूज होता है कराची के अंदर, लाहौर के अंदर भी, लेकिन कराची में ज़्यादा ट्रेंड है। रिक्शाज का पीछा किया जाता है उन खवातीन का जो बाज़ारों से होके आती हैं और घरों के सामने उनको लूट लिया जाता है। ये इतनी कॉमन हो गई है, हमारे कुछ जानने वाले दोस्त अजीज़ जिनसे बात होती है, जो रहने वाले हैं वो ज़्यादा समझ सकते हैं, लेकिन ये इतना कॉमन हो गया है क्योंकि खवातीन निहत्ती होती हैं, वैसे भी खवातीन का मुकाबला नहीं है इन लोगों से, और असला हो तो फिर तो मर्दों का भी मुकाबला नहीं है, तो उनको लूट लिया जाता है जी। और ऐसे इतने केसेस हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब ये जो लोग रिपोर्ट्स करवाने जाते हैं तो पुलिस इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखती कि जी एक मोबाइल ही तो साहब, इस पर हम क्या रिपोर्ट करें और इस पर क्या लिखें। अफसोसनाक बात यह कि रियासत न सिर्फ कुछ कर नहीं पा रही बल्कि करना चाहती ही नहीं है। ऐसा लगता है रियासत का रवैया ही नहीं है कि वो इन लोगों की दादरसी करे, और कम से कम ये है कि उनके सर पे हाथ तो रखे। एडिशनल आईजी साहब साथ से ये भी कह रहे हैं जी कराची में सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के अलावा बाकी सारे क्राइम खत्म हो गए हैं। मेरे ख्याल से कराची वाले खत्म हो गए इस चक्रों में। और ये जो सारी सिचुएशन में आप लोग अवाम पे ब्लेम डालते हैं या अवाम से एक्सपेक्ट करते हैं, ये अवाम का काम नहीं है, रियासत का काम है, इदारों का काम है कि अवाम को प्रोटेक्शन दे। अल्लाह ही वारिस है भाई कराची हमारी, और हम रिपोर्ट करते रहेंगे। इजहार हमदर्दी भी हैं रिपोर्टर के साथ जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, हम इस पे अपडेट आपको करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम आपकी मुलाकात अक्सर पाकिस्तानी मुख्तलिफ हीरो से, टैलेंट से करवाते रहते हैं, ऐसे पाकिस्तानियों से करवाते रहते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है। और वंस अगेन ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइफ में कोई कुछ अचीव करे, पाकिस्तानी हो और वो हमारे शो में ना आए, ये हो नहीं सकता। एज यू कैन सी द विजुअल्स, जो लोग यूट्यूब देखते हैं उनको पता है कि ये शख्सियत कौन है हमारे साथ। दो ही इज यंग इनफ टू कॉल अ शख्सियत, लेकिन ज़बरदस्त काम करें। ये मूसा हैं और मूसा प्रोडक्शंस के नाम से यूट्यूब के ऊपर ही रन्स इस चैनल। पाकिस्तान के पहले यूट्यूबर हैं जिनको डायमंड बटन यूट्यूब ने दिया, एंड ही हैज 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और ज़बरदस्त इनकी वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ को, ये कहानी को फिल्म की या ड्रामा की शक्ल देकर शॉर्ट स्टोरीज़ की शक्ल में पोस्ट करते हैं और लाखों दिलों की धड़कन है जी ये। और बिल्कुल, और ये पॉपुलर तो हुए, लेकिन साथ साथ अभी हम इनसे पूछ भी रहे थे तो ये मैं बता रहे थे कि इनकी फैमिली के अंदर, इनकी वीडियोज़ के अंदर इनकी बहनें होती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का काम इनके मदर और फादर, और इनकी मदर पाकिस्तान टेलीविजन की न्यूज एंकर भी रही और मेरे साथ काम भी कर चुकी हैं, तो ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। ये भी एक एडिशनल इनके अंदर टैलेंट होता है, यू नेवर नो। तो मूसा तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। मूसा, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। तो आज थैंक यू सो मच एक्सप्रेस न्यूज़ के आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पर लाइव लिया, और आपका शुक्रिया कि आप इतना अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिलता है आपके चैनल के थ्रू। सबसे पहले मूसा, आपके इस जर्नी के स्टार्ट पे पूछते हैं ना कि आपने ये जो यूट्यूब बनाने का आइडिया था और फिर उसको शुरू कैसे किया? यूट्यूब बनाने का आइडिया मेरे खुद का ही था और हमारी पूरी फैमिली का था। सबसे पहले ना हम लोग मेरी बड़ी बहन और मैं वीडियोस बनाया करते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन मेरी बड़ी बहन तो अपनी बना लेती है, उसमें मुझे भी यूज कर लेती थी, लेकिन मेरी वो बनाती नहीं थी। मुझे कह के जाती थी नहीं कल बना दूंगी आपकी, लेकिन बनाती फिर भी नहीं थी। तो एक दिन मैं रोने लग गया तो पापा ने मुझे देख लिया,
तो पापा ने बोला चलो मामा इसको आईडी बना दो, तो मामा ने आईडी बना के दी, तो मुझे तो बनानी आती नहीं थी वीडियोस, तो पापा ने कहा आओ जरा मैं आपकी वीडियोस बनाता हूँ। तो हमने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया, लेकिन मेरी एज छोटी थी, तो इस वजह से ना उन्होंने हमें बैन कर दिया। तो फिर हम लोग आए यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे हमें इतनी रिस्पेक्ट और इतनी फेम मिली। बहुत जबरदस्त। मतलब ये जो सफर है ये बहन भाई के झगड़े से शुरू हुआ असल में, और अब बहन भाई मिलके काम करें। इससे पहले कि आप इस हवाले से मजीद जाने, आपकी टीम में कौन कौन है, जरा अपनी टीम का इंट्रोडक्शन तो दीजिए। वीडियोस में हम देख रहे हैं आप अकेले नहीं है, कौन कौन है आपकी टीम में? और हमारी जो शूटिंग टीम है जो वीडियोस के अंदर आती है वो मेरे बाबा हैं, मेरी बहनें हैं और मैं हूँ, जो कि हम 4 कैरेक्टर्स हैं, और टोटल फैमिली मेंबर्स हम 5 हैं। और जो मामा है मेरी वो बिहाइंड द सीन भी काम करती है और एडिटिंग का भी काम करती है। यार दैट्स ब्रिलियंट। मैंने देखा है कि बड़ा ही ये तो पहले मुझे लगता है कॉन्सेप्ट सोचा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर उसको शूट किया जाता है। ये तो फुल फ्लेज प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और फिर रिकॉर्डिंग, ये सारा कुछ है। तो एक वीडियो करने में कितना वक्त लग जाता है मूसा ऑन एवरेज? अब वीडियोस पे डिपेंड कर जाता है कि वीडियो कितनी लंबी है और वीडियो कितनी शॉर्ट है। अगर शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन उसके अंदर जो है वो ड्रेसिंग का काम होगा, फनी होगी ना, तो उसके अंदर हमें कॉमेडी करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है। और कभी बड़ी वीडियो हो ना तो 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं अच्छा। शूट करने में, और कभी कभी छोटी वीडियो होती है तो 1 घंटा लग जाता है। तो मुझे ये बताएं मूसा, ज्यादातर आप किस तरह का कंटेंट, आपने भी बताया भी था और वीडियो जो हमने देखी भी उसमें बड़ा मैसेज आप देते हैं, कोई अच्छा पॉजिटिव सा, ज्यादातर कंटेंट आपका जो आप यूट्यूब पे लगाते हो या पोस्ट करते हो वो इसी से रिलेटेड होता है? हाँ जी, कभी कभी हम लोग कॉमेडी करते हैं और उसके अंदर बड़ा मजा आता है काम करने में। और ज्यादातर हम बच्चों के लिए एक सोशल मैसेजेस क्रिएट करते हैं और यूट्यूब पे लगाते हैं ताकि बच्चों को कोई मैसेज मिल सके। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप प्रोफेशनल तो हैं ही, लेकिन आप सोशली भी हेल्प कर रहे हैं, आप और आपकी जितनी भी टीम है। सबसे बुरा एक्टर कौन है आप तीनों में से? व्हाट डू यू थिंक मूसा? बी ऑनेस्ट। हम तीनों में से मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इनकी एक्टिंग इतनी अपनी एक्टिंग पे ध्यान नहीं, मतलब बाबा या मामा की तरफ से सबसे ज्यादा किसको सुनने को मिलता है कि तुम ये इसको अच्छा कर सकते थे, आप इसको बेहतर कर सकते थे? ऑब्वियसली मैं। अच्छा, आपको मिलता है? अच्छा, मैंने मूसा के मुंह से यही निकल रहा था। मूसा वैसे दो यू आर नॉट अ बैड एक्टर, आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैं वैसे ही सुनना चाहता हूं। अच्छा मूसा, ये बताएं, जब आपने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, कंटेंट लगाना शुरू किया था, तो आपने सोचा था कि 10.2 मिलियन 10.5 मिलियन फॉलोअर्स आपके होंगे YouTube पे? ये आपने कभी इमेजिन किया था? ना। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर या 10 सब्सक्राइबर भी हुए तो मेरा रिएक्शन भी था, मामा हमारे 10 सब्सक्राइबर हो गए। इतना ग्रेटफुल रिएक्शन था ना, मैं शॉक हो गया। लेकिन अब तो देखो 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और इतनी खुशी होती है ना, कभी कभी यकीन भी नहीं होता कि ये सच है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये ख्वाब है। भाई मूसा, जब हमें पता है कि जब 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो तो पैसे बड़े आते हैं, YouTube makes you can make good money out of it। अब हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि कितने आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं उसमें क्या मूसा की फिर फरमाइशें, डिमांड्स वक्त के साथ बढ़ती गई हैं या नहीं? मामा बाबा ने कहा कि बेटा आप अभी अपनी एज के मुताबिक ही रहें, आपको मजीद हम कोई ज्यादा आगे नहीं लेके जा रहे। जरा ये मामलात बताएं ना हमें अपने। हाँ, ऐसा तो है, लेकिन पापा ना हम लोगों को पॉकेट मनी देते हैं, हम उसी पॉकेट मनी में पूरा महीना चलाते हैं और एंजॉय वगैरह करते हैं। उसके बाद अगले महीने फिर पॉकेट मनी मिल जाती है, तो ऐसे है। तो बस ठीक। और जो एक्स्ट्रा फरमाइश होती है, कभी कोई iPad लेना हो, कोई Xbox लेनी हो, कोई ऐसी चीज लेनी हो, तो उसकी फरमाइश के लिए अलग से होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, या उन्हीं पॉकेट मनी से सेव करके कुछ लेना पड़ता है? नहीं, हम लोगों के पास ये चीजें बहुत पहले से हैं, जो पापा ने हमें पहले ही लेती थी, तो अब हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो पापा से पहले हम मांगते थे, लेकिन अब हमारे पास माशाल्लाह सब कुछ है, तो इसलिए अभी मैं, यानी पापा ने आपको पहले आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी की हुई थी, ताकि अगर आपके पास अगर पैसे बना भी रहे तो इसको बिल्कुल कंट्रोल तरीके से स्पेंड करना है। वेरी नाइस। अच्छा मूसा, आप ये बताएं, ये तो हो गया YouTube, पढ़ाई का क्या करते हैं? पढ़ाई में किस तरह से मूसा परफॉर्म करता है? YouTube पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। हाँ जी, पढ़ाई का मुझे बहुत शौक है, और कभी कभी ना ये पढ़ाई और मेरे ये एक्टिंग पैशन को संभालना ना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्कूल से आओ, शूट करो, पढ़ने को रेस्ट ही नहीं मिलता। तो इसलिए
बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है। So you're living such a, so you're already living a celebrity life, man. मतलब टाइम नहीं होता है, स्कूल जाओ, वापस आओ, शूट करो, एडिट करो, पोस्ट करो, फिर कमेंट्स देखो, जवाब दो, you know, ऐसे ही है। ठीक है, जबरदस्त बात है। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं कि अब आप जैसे जितने और यंगस्टर्स हैं हमारे, आप जैसे जो हीरोज हैं, एक तो आपने भी जब शुरू किया, यू सेड कि यकीन नहीं था ये होगा, लेकिन ये हो गया। ऑब्वियसली योर हार्ड वर्क, आपकी फैमिली का आपका हार्ड वर्क है, उसके बाद ही होता है, ऐसे नहीं होता है। कोई टिप्स तो दो यार मूसा, जो लोग देख रहे हैं, खासतौर पे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं आपकी तरह, वो कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, और क्या टिप है जिसके बाद वो भी दे कैन एटलीस्ट रीच टू 1 मिलियन, नॉट एटलीस्ट अगर 10 मिलियन ना भी करें तो? टिप ये है कि इस काम पे मेहनत चाहिए, फुल मेहनत का काम है ये, इतनी आसानी से ग्रो नहीं होता है। मुझे भी पता है ना, हम लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है, और फिर जाके कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है जैसे बस इसने 4-5 वीडियो बनाई है और 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन उनको नहीं पता कि हमने कितनी मेहनत की है अपने चैनल पे, और बहुत मेहनत का काम है। मुझे तो सच्ची में ख्वाब जैसा लगता है, ख्वाब जैसा लगता है। और एक और चीज भी कि बाज़ औक़ात जब एक ही तरह का कंटेंट आपके चैनल पे आ रहा होता है मूसा, आपका जो व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, वो बोर भी हो जाता है और उसको एक लम्हा नहीं लगता कि वन सब्सक्राइब करके निकल जाए। तो आप वेरिएशंस के लिए क्या करते हो, मतलब कि कुछ अरसे बाद कोई चेंज लेके आते हो उसमें, या सेम काइंड ऑफ कंटेंट भी लोग देख रहे हैं आपका? हम लोग चेंज लेके आते हैं। हर एक वीडियो के अंदर ना अलग टाइप का कंटेंट होता है, पिछली वीडियो से बिल्कुल मैच नहीं होता है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने एक वीडियो बनाई तो कल हम कॉमेडी बना देंगे, कल फिर हम सीरीज बना देंगे, ऐसे बना लेंगे, फाइटिंग, एक्शन, स्केरी, यानी हर तरह का कंटेंट आप अपने YouTube पे पोस्ट करते हो, एंड वेरी एंगेजिंग। थैंक यू वेरी मच मूसा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आपने YouTube के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और आप इसी तरह से एक्सेल करते रहें। आपको डायमंड बटन तो मिल गया, और YouTube के शेयर्स खरीदने आपने एक दिन, बस हम ये चाहते हैं इंशाल्लाह। मूसा तनवीर हमारे साथ मौजूद थे, वेरी यंग यूट्यूबर, जिनके अभी इतनी छोटी सी एज में इतने सारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और इसके साथ साथ बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, बड़ा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। सो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आगे बात करते हैं सर्दियों में ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के हवाले से। भाई हम आपकी एक्सरसाइज का भी ख्याल रखते हैं, नॉलेज इकोनॉमी, विद दैट ग़िज़ाओं का ख्याल भी रखते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम फॉलो करें ना करें, आपको हम पूरी फ्री मालूमात देते हैं। सर्दियों के मौसम में आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, वायरल, और आजकल तो वैसे ही बहुत चला हुआ है ना, AC कभी लगाएं कभी ना लगाएं, पंखा, ये वो, तो आपको इन चीज़ों से भी देखना होता है। लेकिन ग़िज़ाएँ कौन सी हैं जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? सर्दियों में यूजुअली लोग सूप पी रहे होते हैं, रसदार फल फिर आ जाते हैं, किन्नू वगैरह, फिर मछली, सी फूड और ड्राई। भाई सर्दियों की तो क्या ही बात है ना, एक अलग ही सीन होता है, खाने का मजा आता है, खाने का ही मजा आता है। तो आज हमने इस हवाले से जानना है कि ये जो बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां, और उसमें सर्दियों की ग़िज़ाएं, इनमें बैलेंस कैसे रखें और बचें कैसे, और इस हवाले से हमारे साथ ज़ैनब गोंदल हमारे ग़िज़ाइयत, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले ज़ैनब, मौसम बदल रहा है, और अब हम सर्दियों की बात इसलिए करें क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी फील आने लगी है कि सर्दियां आने वाली हैं। सो ऐसे में हमारा डाइट का क्या मामला होना चाहिए? बिल्कुल, सर्दियों की जो है वो हमें अलामात नजर आनी शुरू हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि कभी AC ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, तो बाहर का मौसम जितना भी इफेक्ट हमें करता है, लेकिन जब तक हम अपने अंदर के मौसम का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम कभी भी हेल्थ की तरफ नहीं जा सकते। अगर हम बात करें, सर्दियां जैसे ही आती हैं, सबसे पहले तो हम अपना पानी पीना जो है वो बिल्कुल कम करते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगना कम हो जाती है। जो हमारा सबसे पहला, आप कह लें कि एक जो साइड इफेक्ट आता है सर्दियों का, वो यही आता है कि हम पानी बिल्कुल छोड़ देते हैं। हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को पानी की जरूरत तो वैसे ही चल रही होती है। अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो गर्मियों वाली ग़िज़ाएं ही हम सोचते हैं कि शायद हम सर्दियों में भी खाते जाएंगे तो वो सेम ही इफेक्टिव रिजल्ट हमें देंगी। अगर हम सेम डाइट ही लेते जाएं, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स को ऐड अप नहीं करें, हम हेल्दी फूड्स को ऐड अप नहीं करें, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बड़ा स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो अब बहुत ज्यादा लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। जब से कोविड आया, विटामिन C और हम लोगों को बड़ी चीजों का पता चलना शुरू हो गया, लोगों को अवेयरनेस भी दी गई,
तब से लोग अब मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ी बहुत केयर करते हैं और पहले ही गट को अपना को रेडी करना शुरू कर देते हैं। जो तो लोग रेडी कर लेते हैं उनको तो नज़ला, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो लोग अपने गट को रेडी नहीं करते बिफोर द टाइम, वो मेडिसिन खा के फिर उसको रेडी करते हैं और फिर तैयार होते हैं। अब ऐसी क्या ग़िज़ा हो सकती है जो हम इफेक्टिवली रेडी करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे ही हम देखते हैं हमने शादी पे जाना होता है या किसी फंक्शन पे जाना होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस भी निकालना शुरू करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना खाना पीना प्लान करते हैं। तो ये तो फिर एक पूरा सीजन है। आप अपने जो कपड़े हैं उनको अभी से मोटा, थोड़ा सा सिल्क टाइप में या शिफॉन में जाना शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटों की तरफ जाएंगे। ये होगी बाहर की बात। अंदर के खाने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले अपने विटामिन्स और मिनरल्स जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, जैसे पहले बात की विटामिन सी की, विटामिन ई, ए, ई के, सब जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे हमारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में मौजूद हैं। ठीक है ज़ैनब, वही आसानी के लिए अगर पूछूं, क्या खाना शुरू कर दें और क्या खाना रोक दें मौसम की तब्दीली के साथ? जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस मौसम के मौजूद हैं आप उनको खाएं, और जो भी फल और वेजिटेबल्स आपने फ्रोज करके पहले के रखे हुए हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंगोज पसंद होते हैं, उन्होंने वो फ्रीज किए हुए होते हैं और उनका शेक बना के पी रहे होते हैं। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट जो है इसको थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब मौसम ठंडा आ रहा है, फ्रेश फ्रूट तो हम लोगों को शेक्स और एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द किड्स, बच्चों के लिए कुछ ऐसा, क्योंकि बच्चे ज्यादा शिकार होते हैं बीमारियों का और खाने के बच्चे ज्यादा शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो खाने के शौकीन तो होते हैं लेकिन बाहर से खाने के शौकीन होते हैं। तो उनकी माओं को चाहिए कि जितने भी सीड्स हैं, जिनको हम 4 मग्स कहते हैं, जिसमें पेठे के बीज हो सकते हैं, अलसी के बीज हो सकते हैं, वो उन सब बीजों को जो है वो पीस लें, क्योंकि बच्चे ऑफ कोर्स उनको खाएंगे नहीं एज इट इज, तो आप उसको पीस लें और उनको उनकी या तो दूध में मिक्स करके दें या स्मूदीज में देना शुरू कर दें। जब आप एक नट्स का साइकिल उनको स्टार्ट करवा देंगे तो नट्स क्या करेंगे, बॉडी में जाके उनके हार्मोन को बैलेंस आउट करना शुरू करेंगे और उनको एक स्ट्रीमलाइन कर देंगे। और स्ट्रीमलाइन करने से क्या होगा, गट अपने आप को रेडी करना कर देगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गाइड कर दिया। फिर देखने वालों को भी हेल्प हुई होगी। जी मौसम बदल रहा है, ऐसे में बाहर के साथ साथ जो आपका इंटरनल आपकी जो डाइट है जो वो भी बहुत इम्पैक्ट डालती है। मौसम बदल रहा है, आदतें भी बदल लीजिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक भी ले लें। और अब सारा बलोच हमारी मुलाकात करवा रही हैं पॉप म्यूजिक और सूफीज़म का हसीन इम्तजाज बैंड है हसन एंड रोशान। सो देखते हैं ये सेगमेंट में सारा बलोच। हम तुम ता ना 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 ता ना 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 रे, हम तुम ता ना 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 ना, हम तुम ता ना 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 ता ना 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 रे, हम तुम ता ना 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 ना, यार अली याला याला रे, यार अली याला याला रे, यारा दिल दारा दिल याला रे, यारा दिल दारा दिल याला रे। खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड है। एक सूफियाना कलाम का पूरा एक वाइब क्रिएट हो गया है इधर। आप में से बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जानते हैं ये 2 टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, द म्यूजिशियंस, एंड दे आर नोन फॉर देयर साउंड। इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो शायरी है, इनकी म्यूज़िक की जो साउंड है, वो इनकी पहचान है। मैं बात कर रही हूँ हसन एंड रोशान की। बहुत खूब गाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, हम बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट्स का। मेरा दिल चाहता है कि गाते रहें, अभी और गाएं, और आई एम श्योर आप भी यही चाहते हैं। आई एम श्योर अम्मा अब्बा ने तो सोचा होगा कि जिंदगी में कुछ और होने वाला है और हो कुछ और गया। तो पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं, ये कैसे हुआ? मेरे माँ बाप वाकई कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मेरी जिद ये थी कि अच्छा, since I have the freedom to fail in life because I have a family business and all that, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने दें, and so far it's working out. On the other hand, Roshan's parents were very supportive. Roshan मेरे लकीली काफ़ी सपोर्टिव थे। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही शुरू हो गया था म्यूज़िक को उस तरह परस्यू करना। ऑनेस्टली मुझे उस तरह पता नहीं था कि किस कैपेसिटी में प्रोफेशनली कर रहा हूँ। अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता चैलेंजेस देता रहा था। तो इवेंचुअली मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि अच्छा, अगर इसको मैं करियर की तरफ लेके जा सकता हूँ, वो किस तरह मैं कर सकता हूँ।
तो वो करते हो गया। पेरेंट्स ने भी जब देखा कि अच्छा ग्रोथ नेचुरली हो रही है तो वो ज़रा समझ लें कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आए। अच्छा, डूबने दे हमने भी सुना, जो कि मैं चाहूँगी हम और भी सुने। उसकी अपनी एक वाइब है, उसके अंदर एक सूफियाना टच भी है, उसके अंदर वेस्टर्न टच भी है, उसमें तबला भी है, व्हाट नॉट। और ये फीचर हुआ है रिसेंटली मिस मार्वल की 4th एपिसोड विच इज सीइंग रेड, राइट? ये कैसे हुआ? ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इट स्टार्टेड ऑफ विद द डीएम। इंस्टाग्राम के ऊपर हमें डीएम आया एक किसी वीड से अकाउंट से, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं थी, हमें लगा फेक झूठ है। हमें था कि यार डिज्नी प्लस का नाम ले रहा है, मार्वल का नाम ले रहा है, कोई हमारे साथ ऐसी गेम खेल। हमने कहा यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, लेकिन चलो 1% चांस है, 0.1% चांस। ईमेल में बात करके देखते हैं। ईमेल की हमने थोड़ी रिसर्च भी की उसकी कंपनी के ऊपर, तो पता चला कि अच्छा नहीं, ये थोड़ा असल लग रहा है। तो हफ्ते तक ये चीज़ क्लियर होगी कि अच्छा ये गाना वो उसके लिए इंटरेस्टेड है, बट फाइनल क्लियरेंस नहीं मिली थी। तो 1.5 महीने तक उन्होंने कंफर्म करना था कि अगर ये फाइनल कट में आएगा नहीं। और बताओ 1.5 महीना कैसा गुजरा? हमने किसी को नहीं बताया। फीलिंग क्या थी? यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मतलब अच्छा, वी वर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हमें था कि अगर कोई भी आर्टिस्ट हो, उसके आर्ट को जब रिकग्निशन मिलती है स्केल पे, तो हमने कहा था कि हमारी फर्स्ट एल्बम है और फर्स्ट एल्बम ही एक ट्रैक को इसको इस प्लेटफॉर्म पे जो मिली रिकग्निशन, तो हम तो काफ़ी खुश थे। और इट्स ऑल रियल। कौन है दोनों में से ज्यादा कि ये मैसेज होता है ना, एक फीलिंग होती है दोस्तों में, यार डीएम आए हैं यार वो ऐसा कुछ बड़े नहीं था। हमें था कि यार अच्छा यार हमें लगा खुश हो गए और बाद में हुआ ना, असल ना हुआ तो फिर अच्छा हमें नहीं आया था। हमें एक हफ्ता आपको बताया ना, एक हफ्ता में था यार झूठ बोल रहे हैं। जब तक वो आया नहीं था ना स्क्रीन पे, तो मैं तो सारों को कह रहा था कि यार अच्छा अभी कंफर्म नहीं देखूंगा। तुम उसके बाद भी नहीं मान रहे थे। उनकी जब नहीं, मेरे पास जब- कंफर्मेशन आ गई ना कि आपका गाना हो गया फाइनल कट पे, ये उस वक्त भी नहीं कहता नहीं अभी नहीं डालो। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा था, लेकिन मुझे था कि जब तक स्क्रीन पे नहीं आ जाएगा। और फिर जब इत्तेफाक से जब उन्होंने टीजर निकाला ना उस एपिसोड का, उसके अंदर हमारा गाना था टीजर के अंदर भी। टीजर के अंदर तो जब वो इंस्टाग्राम पे बस स्क्रॉल करते हुए देखा तो एकदम से हिट किया कि हाँ इट इज आउट। अब आ रहा है, अब हम इसके बारे में अब बात कर सकते हैं। तो दोनों में से ही इज मोर सीक्रेटिव कि जब तक कुछ चीज हो ना जाए किसी को नहीं बताना। ही इज लाइक दैट, राइट? हम दोनों ही जरा बस कॉशियस होते हैं। हाँ, 4 दिनों का ख्वाब वाज एल्बम नंबर 1। अब जो दूसरी इनकी एल्बम है उसका नाम है डे 5। व्हाट्स अप विद दिस डे 5? क्या हुआ था? 5वें दिन कुछ हुआ था? क्या कहानी है? आई वांट टू नो दैट। अच्छा, हमारा ना शुरू से प्लान था कि सेकंड एल्बम का नाम होएगा ताबीर, बट प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। ताबीर इसलिए क्योंकि 4 दिनों का ख्वाब थी पहले एल्बम का नाम, और उस तो ख्वाब की ताबीर होती है। तो फिर मैंने ऐसी मजाक से नाइल और हसन बैठे, तो मैंने कहा कि यार अगर 4 दिनों का ख्वाब है, 4 दिनों का ख्वाब के बाद अगर 5वां दिन हो, डे 5, तो इन्होंने कहा कि निशान वैसे हाँ हो सकता है। और फिर वहाँ से हमने कहा, ये भी साथ थी, मतलब सारे हमारे सोशल मीडिया जो भी हैंडल कर, सबने कहा शायद दिस साउंड्स गुड। हाँ बेशक सेंस बने ना बने, बट साउंड्स गुड। कौन ज्यादा वो है डोमिनेटिंग? अगर होता है ना कि यार ये ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं बोलेगा कहने नहीं हम बिल्कुल कूल है, कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, नहीं मेरे ख्याल से डिसएग्रीमेंट्स नहीं होती, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं काफी, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन अच्छी बात है। देखिए अगर तो ना डिसएग्रीमेंट नहीं, रोशान भी करता है, मैं भी करता हूँ। टेल मी अबाउट दिस न्यू एल्बम डे 5। इसमें 2 गाने रिलीज हो चुके हैं, एक तराना भी था, इंतजार ऑल्सो। क्या हम इंतजार के बारे में बात कर सकते हैं? क्या हम वो सुन सकते हैं? देखो कैसी ये हवा है, उड़ जाए फिजाओं में, एतबार कर ले मेरा। शाम तुझको बुलाए, फिर ये इंतजार किस बात का है, चल दे जरा। देखा है चेहरा दिल से तेरा मैंने, आजा बना ले घर ये मेरा, दिल बेकरार कर इंतजार कब से तेरा। Alright, so this is it. Wow, and this was really good. मैं जानना चाहती हूँ, आवाज़ के अंदर एक मैच्योरिटी है, सीखी हुई आवाज़ है ये? हाँ मैंने सीखा तो हुआ थोड़ा सा, लेकिन मैं किसी
अब पिछले 2-3 सालों से किसी से सीख नहीं रहा, मैं खुद कमरे में बैठ के बस वोकल एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ। और आप भी रोशान? या हम दोनों की सेम ही रूटीन है। कॉन्सर्ट्स कितने हो गए अब तक वैसे? हमने गिने नहीं है, ऐसे ओके काफी 20 कॉन्सर्ट्स हुए होंगे। हाँ, ऐसा कोई मोमेंट जो कि फैन मोमेंट हो या कोई एक चीज होती है जो आर्टिस्ट के दिल में ना रह जाती है, वो अच्छा, कौन सी? हमारा जो अब तक का सबसे सक्सेसफुल शो गया वो था रोशान, जो आतिफ के साथ था, एबटाबाद के अंदर था, वाह। पीएमए के अंदर था। पीएमए में था। वाह। और उस शो में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, 2-3 हज़ार लोग थे और हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा हाँ उन्होंने गाने सुने होंगे हमारे। हमें था कि जाके इंट्रोड्यूस करें गाने का, लेकिन लोगों ने गाने सुने हुए थे और शो के बाद काफ़ी पीछे 20 साल के और 17 साल के बच्चे आ गए, ठीक है, और उतना क्यूट, एक बड़ा अच्छा मोमेंट था हमारे लिए, और ऑटोग्राफ लेने आए वगैरह। काफी एक एनर्जी अलग थी उनकी, और मतलब कि दे मेड श्योर कि वो एनर्जी फील हो हमें। तो वो शो के दौरान भी, शो बैक स्टेज के ऊपर भी उन्होंने ना बहुत लाइक बड़ा वेलकम किया था हमें। इट वाज वेरी नाइस। अच्छा, गाने साथ मिलके बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, और जब बैठता है इंसान उसे भूख भी लगती है, और एक गोश्त खो है, एक तो सब्जियां खाता है खाली। तो मुझे बताएं कि भूख मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो कभी ऐसा होता है कि यार तुम खा लो गोश्त, नहीं यार मैंने सब्जी खानी है, इसके बारे में मैंने बड़ा सुना है आप लोगों का, क्या है ये? अच्छा, आई एम वेजिटेरियन है ये। वेजिटेरियन, और ये बहुत शौक से मैं गोश्त सारा खाता है। कुछ ही खा लेता हूँ। सींग के अलावा पूरा बकरा खा लिया। तो आप क्या करते हैं जब ये ईदें आती हैं, तो व्हाट डू यू डू? बस फिर हसन अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं, मैं बस ये कि मैं अपना खाना मंगवा लेता हूँ। अच्छा, हमारे मुल्क में चाहे वो पेंटर है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, या वो एक्टर है, या वो सिंगर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खासकर आप जब मिडिल क्लास से होते हैं या आप किसी छोटे घराने से आगे बढ़ते हैं ख्वाब लेके, तो अम्मा डर जाते हैं बहुत कि यार ये तुम कैसे कमाओगे। बहुत मुश्किल होता है, योर वो नहीं केस, यकीन कर सकते। आई डोंट नो आपका कितना कूल सीन था, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपने अचीव कब की अपने ओन पे? 2021। अच्छा, मैं सुना कि अभी डे 5 में 2 गाने तो आपने फीचर कर लिए हैं, एक तराना, एक इंतजार। हाँ। एक और ट्रैक आने वाला है जिसमें यू फीचरिंग शेगल होगी। और वो ट्रैक उस एल्बम का सबसे फेवरेट गाना है हमारा, या इट्स कॉल्ड सुकून। मैं चाहती हूँ कि मैं वो सुन लूँ। जिंदगी है कितनी हंसी है, फिर भी कहीं जब तन्हाई कैसी है वीरानियां, चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे, कैसी है वीरानियां। तू ही है सुकून मेरा, तू ही है कयाम में, घर जो सवार दे तू बरस गयाब में, कभी तो दरार दिल की पाएगी दरिया, जिसे ढूंढता सदियों से करे इंतजार हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। मुझे लगता है ये गिफ्ट है हम सब लिसनर्स के लिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इतना सोलफुल है ये, बहुत खूबसूरत गाना है ये। जब मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था शायद किसी फिल्म का गाना होना चाहिए, किसी ड्रामे का OST होना चाहिए, मतलब इसकी वो वाली वाइब। इट्स अ बिग सॉन्ग। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड आई होप कि आप लोग ऐसे ही अलग और मुनफरद काम करते हुए नजर आए। हमें क्या करना है, 3rd एल्बम में क्या करना है? सेकेंड एल्बम के अंदर हमारा एम था कि जो कि हमने कर लिया वो ये था कि हम सेलिब्रेट करें जो पाकिस्तान का नया म्यूजिक सीन है, और अब अगली एल्बम का एम ये है कि पाकिस्तान से बाहर हम देखें कि क्या क्या है। पाकिस्तान से बाहर कोलैबोरेशंस करनी है, Yeah. बिग, वेरी बिग। आई वुड वांट टू रैप अप द शो, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपसे लूं इजाजत और हम इनका गाना सुने और हम आपको टाटा बाय बाय कहें। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। ओवर टू यू गाइस, अल्लाह हाफिज। चल चले दूर एक दुनिया बसा, चल चले दूर एक दुनिया बसा, छोड़ के दुनिया के सब नाते इश्क के रंग ढल जाए, छोड़ के दुनिया के सब नाते इश्क के रंग ढल जाए, इश्क बिना जीना जिंदगी सजा है, इश्क बिना जीना जिंदगी सजा है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद सियाहत का फ़रोग है, नए सियाहती मकामात की तलाश है, आसार कदीमा को महफूज बनाना,
सयाहों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और जदीद तरीन सहूलियात पैदा करना, सयाहत के लिए आने वाले शायकीन के तहफ़्फ़ुज़, नए सियाती मकामात तक आसान रसाई समेत जो मुख्तलिफ बदलती हुई तरजीहात हैं सियाहत के हवाले से या टूरिज़म के हवाले से, उसकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्सप्रेसो के लिए ये दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सियाहत के ऊपर बड़ा काम किया। वी आर अ फ्लैगशिप शो सिंस स्टार्ट। हमने आपको पाकिस्तान का नॉर्थ हो, पाकिस्तान का साउथ हो, हमने बहुत सारे इलाके आपको दिखाए और कोशिश किया है कि सियाहत को फ़रोग दें। सो इसलिए हमारे ये दिन ज़्यादा तवज्जो का हामिल है और ज़्यादा अहम है। खैर जनाब, सियाहत के अतबार से एक माला माल मुल्क है पाकिस्तान और बेशुमार ऐसे मकामात हैं यहाँ पे जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। जोग्राफियाई मोहल्ले वक़ू के लिहाज से दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन ममालिक में से हम हैं पाकिस्तानी, जहाँ एक जानिब बुलंदो बाला पहाड़ हैं तो दूसरी जानिब वसी और ज़रखेज़ मैदान मौजूद हैं। और दुनिया भर के कई ममालिक ऐसे हैं भाई जहाँ पे एक चीज़ तो है लेकिन दूसरी नहीं है, बल्कि कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे एक दरिया भी नहीं है। और पाकिस्तान की सरजमीन पर 17 बड़े छोटे दरिया बहते हैं, सब्ज़ाज़ार हैं, रेगज़ार हैं और खुदा ने इस मुल्क को इतना नवाजा है। हर किस्म के मौसम है यहाँ पे मिलते हैं, हर किस्म के फल आपको यहाँ पे मिलते हैं। आई मीन यू नेम इट, इतना खूबसूरत खित्ता शायद ही पूरी दुनिया में कहीं पे मौजूद है। तो इसलिए हमारे लिए सियाहत का दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इसकी अहमियत ज़्यादा है। इस हवाले से हमने आज बात करनी है कि इसकी मज़ीद इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और दूसरी जानिब वन थिंग मोर मिला, जो तारीखी पस मंज़र है हमारा, जो तहज़ीब है सिंध की, इसके अलावा जो मजहबी मकामात हैं जैसे सिख मज़हब के कदीम मजहबी मकामात हैं, बुद्ध मत हैं, तारीखी निशानियाँ, टेक्सला, गंधारा, ये भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। सो एवरीथिंग इज अमेजिंग। यानी पाकिस्तान हर लिहाज से बहुत माला माल है। और टूरिज्म को लेकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को मजीद इस पे हम काम कर भी रहे हैं और कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया में टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, उसकी इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत हिस्सा होता है। पाकिस्तान भी टूरिज्म के थ्रू दो कि हमारे पास बहुत खूबसूरत जगह हैं जिनको हम बेहतर अंदाज में टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर भी करवाया जा सकता है। तो लिहाजा आज टूरिज्म डे है, सियाहत का आलमी दिन है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं इस हवाले से। सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब हैं एहसान भुट्टा साहब, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच एहसान भुट्टा साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से हम बात करें, क्या कहना चाहेंगे और 2022 वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो थीम क्या है और कैसे मना रहे हैं इस बार टूरिज्म डे को? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जिस आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये मनाया जाता है तमाम दुनिया में। 27 सितंबर को ये 1980 में इसका आगाज़ हुआ था और ये जो है अब तमाम जो ममालिक हैं जो इसके रुकन हैं वो इसको मनाते हैं। इस साल का जो थीम है वो है रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी कि पेंडेमिक और ये जो इस तरह की वबात आई थी और टूरिज्म के एकदम स्टेटस को पे या स्टैंड स्टिल पे चला गया था, तो इसको किस तरह रीथिंक करें और अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करें ताकि ये जो हम तुम्हारा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको ऊपर लेके आ सकें। जिससे आप सारे जानते हैं कि तमाम दुनिया में जो टूरिज्म है वो 10% ऑफ द GDP के जो है कंट्रीब्यूट करता है, जबकि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स है उसके मुताबिक ये सिर्फ 2.75% था 2019 में। 2021 में कोविड वगैरह आ गया तो ये फिर 2.5 तक ही रहा, लेकिन ये 2022 में काफ़ी बेहतर जब सूरत हाल हुई तो इंडेक्स जो है ये हमारा 3% पे आ गया है, जबकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये कमिटमेंट है कि 2028 तक इसको डबल यानी कि 6% तक हम लेके जाना चाहते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि काफ़ी एफर्ट्स भी की गई हैं और जो इंटरनेशनल हमारी जो रैंकिंग है 127 ममालिक में से पहले 89 पे थी 2 साल पहले। अभी जो रिसेंटली 2022 मार्च में इन्होंने रैंकिंग जारी की है इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रेवल काउंसिल ने, उसके मुताबिक हम 83 नंबर पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इस साल का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है उसका मतलब ही यह है कि रीथिंकिंग टूरिज्म, जिस तरह भी हमारा फ्लड आ गया है या कोई और कोविड या कोई इस तरह का पेंडेमिक आ जाता है तो फिर अगर एकदम नागहानी बाबा आ जाए तो हम अपने टूरिज्म की इंडस्ट्री को कैसे आगे लेके जा सकें, ये इस साल का थीम है वर्ल्ड और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरा थोड़ा सा नुकसान, बड़ा अफसोस हमें होता है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है वहाँ पे ज़्यादा ये फ्लड्स की वजह से। खैर जो कि पंजाब की हम बात करें भुट्टा साहब, तो पंजाब के ऐसे कौन से नए सियाती मकामात हैं अगर मैं आपसे पूछूं जिनको आवाम के लिए खोला गया है और किन सियाती मकामात पर इस वक्त भी काम जारी है आपकी तरफ से? ये आपने अच्छा सवाल किया। अब ये जो तकरीबन ना पंजाब आप सारे जानते हैं इसके 2 ही स्ट्रेंथ हैं, एक रिलीजियस टूरिज्म जो हमारा बुद्धिस्ट
और जो है सिखों के हवाले से है, और दूसरा जो है हमारा जो है कल्चरल या हेरिटेज टूरिज्म, जो इंटरनेशनल हमारी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे शालामार बाग है, लाहौर का किला है, रोहतास का किला है जेलम में, या टेक्सला मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इसके ऊपर हमारा जो है ना ज़्यादा फोकस है। तो इसीलिए अभी आप देखेंगे, अभी आज से 15 दिन पहले चीफ मॉन्क ऑफ थाईलैंड जो हैं, बुद्धिस्ट के जो रूहानी पेशवा होते हैं, और उनको हमारी गवर्नमेंट ने दावत दी थी, और ये 1 महीना ये टेक्सला म्यूजियम में और रावलपिंडी में इबादत करते रहे हैं अपने डिसिपल्स के साथ। उसके बाद 10 दिन के लिए ये स्वात और वगैरह केपी के एरिया में गए हैं। उसके अलावा ये लाहौर में भी आए हैं। जब इन्होंने लाहौर म्यूजियम देखा है और फास्टिंग बुद्धा और ऐसे आर्टिफैक्ट्स देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने जब अगले दिन स्टाफ कॉलेज में सीनियर अफसरान को लेक्चर देने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितने अच्छे तरीके से हमारे आर्टिफैक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स की देखभाल की जा रही है आर्कोलॉजी डायरेक्टरेट और टूरिज्म डिपार्टमेंट की वजह से, हम चाहेंगे कि अगले महीने 150 हाई प्रोफाइल डिग्नेटरीज जो है थाईलैंड से, श्रीलंका से, और ये जो साउथ ईस्ट एशिया के कमरे जहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वहाँ से वो लेके आए, और ये एक बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा सिखों का तो आप सारे जानते हैं कि हर साल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये बुद्धिस्ट के लिए एक नया हमने ब्रेक थ्रू किया है। सेकेंडली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपने क्योंकि पहला सवाल किया था वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से, तो उसमें हमने ना इस बार सिर्फ डे एक दिन के लिए नहीं रखा कि आज 27 सितंबर है तो हम वर्ल्ड टूरिज्म डे पे कोई सेमिनार करा दें, वॉक करा दें और मामला अगले साल 27 सितंबर का इंतजार करते रहे, बल्कि हमने इसको सीरीज ऑफ इवेंट्स में किया है। 2022 का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे का वीक है, उसमें सबसे पहले हमने चूंकि सब आप सैलाब के हवाले से हमने पहले भी बात की, सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसमें बहुत सारे सियाहती मकामात भी शामिल हैं। ये बताएं कि जो सियाहती मकामात सैलाब की नज़र हुए हैं, इन पर काम कब से शुरू करने का इरादा रखते हैं? आपको पता है कि इस वक्त फसाद जो है हमारे पंजाब के डीजी खान और राजनपुर की डिस्ट्रिक्ट जो हैं काफ़ी मुतासिर हुई हैं। यहाँ पे हमारी जो ज़्यादातर एक पोर्ट मनरो में हमारी डीसीपी की साइट है, इसके अलावा जो है ना हमारी हेरिटेज साइट्स हरंड पोर्ट है राजनपुर में, और हड़प्पा जो हमारा ये अपना साइबल में है, इसकी दीवार वगैरह भी बारिश की वजह से गिर गई है। तो हमने कोई 10 साइट्स का जो तखमीना लगाया है, ये हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमें कहा था कि आप इसका तखमीना लगा के हमें भेज दें, और अभी शायद वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये कोशिश करेंगे कि इन तमाम साइट्स की मरम्मत कर लें। अभी हमने सारा एक्सपेंडिचर बनाकर या वो एस्टिमेट लगा के भेज दिया है, और उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर ये अप्रूवल हो जाएगा, तो फिर इसके ऊपर काम भी शुरू किया जा सकता है। हालत में वापस आए, चूंकि ये बड़ी कीमती जगह। आपने टूरिज्म स्क्वाड भी बनाया था फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट, और हमें याद है कि इस पे आपसे इनिशियली बात भी हुई थी। क्या रिजल्ट्स आए हैं, किन किन मकामात पर इनको तैनात किया गया है, इस हवाले से भी जरा कुछ आगाह कीजिए। ये पंजाब टूरिज्म स्क्वाड को हमने 13 अगस्त 2022 में लॉन्च किया था मरी में सबसे पहले, क्योंकि हमारी सबसे वो टूरिस्ट साइट है, और आपको पता वहाँ पे हादसा भी हो गया था। लेकिन मरी का जो सीजन जब ख़त्म हुआ है 7 सितंबर को, और अब सर्दियों में दिसंबर में दोबारा जारी होगा बर्फबारी के दौरान, तो उतने दिनों के लिए हमने, चूँकि पंजाब के लेवल पे है टूरिज्म स्क्वाड, तो इसको टेक्सला मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे रावलपिंडी के अंदर, वहाँ पे एक टीम जो 8 मेंबर्स की है, इसमें 2 बंदे जो हैं हमारी ये वाह गार्डन है, और जो हमारी साइट सीइंग बस चलती है पिंडी इस्लामाबाद में, उसमें भी शामिल होंगे, अपनी काम करेंगे। फिर इसके अलावा लाहौर इज द कल्चरल हब और हेरिटेज हब ऑफ होल कंट्री पाकिस्तान, तो इसके 8 मॉन्यूमेंट्स, जिसमें शालामार गार्डन है, लाहौर का किला है, बादशाही मस्जिद है, ये लाहौर म्यूजियम है, जहांगीर का मकबरा और नूरजहां का मकबरा है, और हमारा जू जो लाहौर जू है, इसको भी सैटरडे और संडे को बहुत टूरिस्ट आते हैं, बच्चे आते हैं, वहाँ पे हमने इनको लगाया है। थर्ड मरले में हम इनको अगले महीने से इनको मुल्तान और बहावलपुर के महल्लात और श्राइन्स में भेज रहे हैं, ताकि वहाँ पे भी काम करें। इनके 3 हैं, जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि एक तो फैसिलिटेट द टूरिस्ट, फिर गाइड द टूरिस्ट, और थर्डली है रेगुलेट द, ये जो होटल्स और इनके किराए वगैरह को रेगुलेट करना है। ये 3 इनकी जिम्मेदारियां हैं। फर्स्ट एड की भी इनको दी गई है ट्रेनिंग, और ये अपने जो तमाम टूरिस्ट हैं, जो कि पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हैं, इंग्लिश भी फरावानी से बोल सकते हैं, तो बहुत सारे फॉरनर्स जो म्यूजियम या फोर्ट या शालामार गार्डन में आते हैं, उसको ये गाइड भी करते हैं। तो और इनके पास चूंकि वो ट्रेनिंग भी है, गाड़ी का पंचर लग जाए या इस तरह का कोई हादसा हो जाए, 1421 इनकी हेल्पलाइन है, तो उस पर भी कॉल करके लोग इनको हेल्प के लिए बुलाते हैं, और ये फौरन। अच्छा, फिल्म में टूरिज्म डिपार्टमेंट के क्या प्लान्स हैं, क्या नई फैसिलिटीज लाई जा रही हैं सियाहों के लिए, और किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है?
बहुत शुक्रिया जी आपका। एक तो जिस तरह अभी मैंने पंजाब टूरिज्म स्कॉट की बात की, हम इसको मुल्तान और बहावलपुर में भी ले जाएंगे, यानी कि पूरे पंजाब की तीनों जोन्स के अंदर ये हो जाएगा। सेकेंडली, अगर हम TDCP के हवाले से बात करें तो हमने जो वाटर बोट्स हैं या स्कूटर्स या वाटर स्कीइंग वगैरह है, इसके ऊपर बड़ा फोकस किया है। 3 नई साइट्स अभी हमने ढोकटालियाँ है चकवाल के अंदर, या अभी रिसेंटली जो सैटरडे संडे को हमने इसका इफ्ताह करवाया है। और उसके बाद धराबी डैम है चकवाल के अंदर, वो भी इरिगेशन ने हमें दिया है। और तीसरा है लखवाल डैम, वो भी चकवाल में। इनको हमने फुली ऑपरेशनल कर दिया है। अब एक हमारी साइट थी मियाँ वाली दाऊद खेल के अंदर, वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमें दी थी, तो उसको भी हमने जिप लाइनिंग भी लगा दी है, फैमिली एरिया भी बना दिया है, और वहाँ पे भी हमने काम बोटिंग वगैरह शुरू हो गई है। 5th जो हमने शुरू किया है वो है रहीम यार खान में चाचरा शरीफ, वहाँ पे हमने बोटिंग की है। रिजॉर्ट अभी बनने में वो चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो भी इंशाल्लाह हो गया। ये तो बोटिंग के हवाले से बात कर लेता हूँ। अब हमारी जो थल जीप रैली होती है ये लैया में और ये थल के इलाके में, उधर हमने रिजॉर्ट बना लिया है। और उधर हम जो है वो डेजर्ट सफारी जो है नवंबर और दिसंबर में करने लगे हैं, जिस तरह हम वो बहावलपुर जीप रैली में करते हैं। तो ये कुछ TDCP के। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 9 डबल डेकर्स का आगाज़। ये पहले हमारे पास लाहौर के अंदर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और बहावलपुर में चल रही है साइट सीइंग डबल डेकर बसेस। अब हम 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर तमाम के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें लेके दे रही है, तो इस पर हमें काफ़ी सहूलत और साफियों जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको फ़ायदा होगा। और थर्ड जो कंपोनेंट हमारा आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट का है, आप हैरान होंगे, लाहौर के अंदर हमने 9 मॉन्यूमेंट जिन पर किसी की भी नज़र नहीं थी, वो इस बार ADP में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें अप्रूवल दिया। 1 साल के अंदर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का उनका काम शुरू हो जाएगा। जिसमें वजीर खान की बारादरी है म्यूजियम के पीछे, या छोटी चबुर्जी है, या इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए होगी कि सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क जो है पूरे पाकिस्तान की, वो एमनाबाद में जो है वो लोधी ज़ीरा की मॉस्क 1471 में बनी थी। उसका बहुत ही बुरा हाल था। मैं कमिश्नर था गुजरावाला, तो मैंने कमिश्नर के तौर पे सेक्रेटरी साहब को लिखा, और जब मैं सेक्रेटरी बना तो फिर मैंने उसका ADP में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूवल दे दिया है। उसकी कंजर्वेशन भी DC के ताउन से इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप से पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी तो बहुत अच्छा लगा था। एक तो सबसे अच्छी बात तो ये कि कम से कम आपके फोकस में है ये सारी जगह, एंड देन हम उम्मीद करते हैं कि इनको न सिर्फ पुरानी जगहों को प्रिजर्व किया जाए बल्कि नए मकामात टूरिस्ट के लिए बनाए भी जाएँ ताकि सेहत को फ़रोग मिले। आपकी जिम्मेदारी है जी इन सियाती मकामात को, माय डियर व्यूवर्स, आपने इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे हुकूमत नहीं कर सकती। यहाँ पे गंद फैलाने से, इन जगहों को ख़राब करने से, वॉल चॉकिंग करने से, वहाँ पे पेंट से लोग अपने मोहब्बत नामे भी लिखाते हैं। इसको प्लीज़ अवॉइड करें, इन जगहों को बचा के रखें, दैट्स इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक का, जिसपे आज जो आफत ज़दा घर हैं या तबाहशुदा घर हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन या रिहेबिलिटेशन कैसे की जा सकती है, इसी पे बात हो रही है। देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। कुदरती आफात आती हैं और उसके अगेंस्ट जो है 2 तरह के रवैये होते हैं। एक रवैया जो है अकली रवैया होता है, वो हमने जापान से लेके बहुत सारे ममालिक हैं जहां हमने देखा कि इंसान जो है वो अपनी अकल के हवाले से कुछ बंदोबस्त करता है और इन आफात से बचने की कोशिश करता है। और जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो शुमारियात हैं, वो हमारी रहनुमाई करती हैं कि इस तरह का रवैया जो है वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रवैया है। हमारे जो सैलाब आया है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और बहुत सारे मकानात जो हैं वो गिरे हैं, और उनमें से कसीर तादाद जो है वो यकीनन कच्चे मकानात की है। अब असर नौ जो तामीर होगी उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है कि नेक्स्ट सैलाब में, जो अगला कोई कभी सैलाब आएगा, जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज है और एक पैटर्न नज़र आ रहा है, तो उसके हवाले से क्या बंदोबस्त किया जा सकता है? कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे साथ अपने फाजिल हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर जी, बहुत बड़ी तबाही है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद ये है कि हमारा जो मुस्तकबिल बीनी या मुस्तकबिल के हवाले से, जो हमारे बंदोबस्त के हवाले से जो मामलात हैं वो भी ज़रा कमज़ोर रहे हमेशा। और अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद भी गया था, तो जो कच्चे मकानात हैं वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, तो क्या अब मटीरियल के हवाले से आप बताइए कि कुछ इस तरह का है कि अपॉर्चुनिटी तो है दोबारा से तामीर की, तो इस अपॉर्चुनिटी से क्या फ़ायदा उठाया जाए कि ऐसी तामीर की जाए जो कि सैलाब को सह सके? अच्छा, इसमें ना एक बड़ा ही आसान काम किया जा सकता है। यानी सारे घर मड के हैं और मट्टी हमारे पास वाफर अवेलेबल है। अच्छा, आजकल दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है पिछले कुछ अर्से से, उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट मड ब्रिक्स, ठीक है, या कॉम्पैक्ट क्ले ब्रिक्स। उसके अंदर ऑर्डिनरी जो मट्टी है इसके अंदर थोड़ा सा सीमेंट मिला के, ये जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है,
अबाउट आप समझिए कि 10%, 7 से 10% के करीब हमने उसमें सीमेंट मिलाना। उसके बाद एक छोटी सी मैनुअल मशीन होती है जिसके साथ लीवर लगा होता है, उसको आप प्रेस करते हैं तो वो एक ईंट की शक्ल आपको दे देती है। ठीक है जी। वो चूँकि लीवर काफ़ी बड़ा होता है तो आदमी जब उसको आप नॉर्मल जोर से भी दबाता है तो वो ईंट जो खासी प्रेस हो जाती है। वो कम्पैक्ट होने से उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बन जाती है। और दूसरा किरदार जो उसमें हमने सीमेंट डाला उसका होता है, वो उस मशीन के अंदर जब हम उसको ईंट को बनाते हैं, उसको हम 3-4 दिन के लिए रखते हैं, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी भट्टे वाली ईंट के बराबर आ जाती है। अच्छा। यानी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी उसके बराबर आ जाती है, प्लस उसकी जो पानी के अगेंस्ट जो उसकी ताकत है वो भी उसके बराबर आ जाती है। एक दिन में कितनी ईंटें बन सकती हैं? ये कोई हमने अभी उसको एक मशीन डिज़ाइन की है जी, और उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। वो हम अनकरीब जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देंगे लोगों के लिए, और उसका डिज़ाइन भी पब्लिक कर देंगे ताकि जो भी उसको कॉपी करे। तो उसके ऊपर हमने जो ईंट का साइज़ है वो आम ईंट से थोड़ा बड़ा रखा है, यानी वो समझ लें कि तकरीबन एक ईंट से 2.5 गुना बड़ी ईंट बनेगी उसमें। अच्छा। और वो कोई 400 के करीब ईंटें जो हैं वो उस पे बनाई जा सकती हैं एक मशीन के तकरीबन जितना ब्लॉक होता है उस ब्लॉक समझ लें कि ब्लॉक के करीब ना वो कोई 11 इंच बाई 5.5 इंच मशीन आपने की है, डिज़ाइन भी किया है, और वो इसकी अगर कास्ट की बात करें, एक आम आदमी मतलब उसको कैसे अफोर्ड करेगा? ये गांव मिल के ले सकता है? उसका टोटल जो प्रोजेक्ट कास्ट है, एक जो मिक्सिंग के लिए आपको छोटा सा सिस्टम चाहिए और एक जो मशीन है, इसकी टोटल कास्ट 2 लाख रुपए है। अच्छा, 2 लाख है। हाँ, तो वो 2, 4, 5, 6 घर अगर मिलके वो बना लें और उसको प्रोग्रेसिवली, इसमें जो 400 ईंट बनेंगी वो आप समझें कि 1000 ईंट के बराबर उससे कंस्ट्रक्शन हो सकती है पर डे। तो आमतौर पे हम अगर कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो आपका आइडिया होगा कि एक मिस्त्री और मजदूर लगाएं तो वो 1000 के करीब ही ईंट लगाता है। तो यानी एक दिन की जो मिस्त्री मजदूर की प्रोडक्शन है उसको आप कैपेबल है पीछे उसको आप उसको बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर ईंट को आप देखें, छोटी ईंट जो है वो 7-8 रुपए की गांव में है, लाहौर में इस टाइम कोई 15, 16, 17 रुपए की है। तो ये 2.5 गुना उससे बड़ी ईंट जो है इसकी कॉस्ट कोई 5 रुपए के करीब आ रही है, यानी उससे कोई 7 गुना कम, बहुत कम, बिल्कुल। और लेकिन ये ताकत में और बाकी सारी जो उसकी अफादियत है उसमें बिल्कुल उस ईंट के बराबर। इंटरेस्टिंग है कि इसमें किसी तरह की एनर्जी की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। यानी आप ही हैं जो हाँ जी, हाथ से इसमें काम होना है। अच्छा, इसमें जो मजे की बात है जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसको लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे हैं, कि जो आपकी भट्टे की ईंटें हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्यूल बर्निंग का। यानी आप सारा कार्बन बर्न करते हैं और उसको कोयला भी हम इंपोर्ट करते हैं, और वो सल्फर और वो सारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड की इन्वायरमेंट है वो हम इन्वायरमेंट भी ख़राब करते हैं। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली अगर ये सक्सेस स्टोरीज बनती हैं तो इसको हम किसी तरीके से इसको लॉन्ग टर्म चलाएं, ताकि बाद में भी जो है इसकी जो बेकिंग है ईंटों की वो उसको डिस्करेज किया जा सके। ये तो बड़ा एक इनकलाबी सा मामला हो जाएगा और बहुत अच्छा मामला हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी आप ये समझते हैं कि आज सारे नौ जो तामीर है उसको कम से कम कच्ची, जिस तरह वो कच्चे गारे से या उससे नहीं करना चाहिए? जी डेफिनेटली, जाहिर है। वो तो देखें ना, आपको पता है अभी सब हमने देखा कि उसकी ना कोई ताकत है और ना उसकी पानी के साथ कोई वाटर रेजिस्टेंस है। जैसे ही पानी आता है वो उसकी रयन हो जाती है और वो सारा कुछ गिर जाता है। इस सिलसिले में जितने भी रिहेबिलिटेशन के हवाले से NGOs हैं या हुकूमती सतह पर ये बहुत सारा काम होगा, इंटरनेशनली बहुत सारा काम होगा, अगर वो इस चीज़ को मद्देनजर रखें तो ये तो बहुत कमाल बात है। डेफिनेटली हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम नेक्स्ट वीक में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दें और फिर इसको लोगों को एजुकेट करें कि यार ये बिल्कुल छोटा सा गैजेट है और इसको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप फ्यूचर के लिए कम से कम आपका जो घर है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि वो सैलाब की तबाहकारी से बच सकेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये सैलाबी इलाकों के अलावा भी ये इतनी मौसम हर जगह पे, यानी मैंने जैसे बताया कि जो आम ईंट है उसके बराबर आपको ताकत मिल रही है। अच्छा, इसको आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसका डिजाइन हमने इस तरह रखा है कि ये इंटरलॉकिंग उसको बोलते हैं, यानी एक ईंट का कुछ हिस्सा दूसरी ईंट के अंदर फंस जाता है तो उससे भी वो दीवार की ताकत बनती है। इसके अंदर आप जैसे वो मसाला लगाते हैं या वो सीमेंट ज्यादा लगाते हैं, इसमें उसकी भी बहुत कम जरूरत है, यानी वो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। जिस तरह हमारे यहाँ मौसमी शिद्दत है, मौसमों के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, तो उसके हवाले से जिस तरह का आप साइज बता रहे हैं तो वो उसमें भी मुआविन साबित हो सकता है। अंदर का जो टेम्परेचर है जी बिल्कुल काफी हद तक मेंटेन रहता है। डेफिनेटली उसकी हमने थिकनेस, चूंकि मैंने बताया कि हमने कोई 5.5 इंच पे उसको रख के डिजाइन किया है, तो अगर हम 5.5 इंच, जैसे अगर 4 इंच की दीवार आमतौर पे बनती है तो उसकी निस्बत ये एक तो मजबूती ज़्यादा होगी, प्लस वो हीट बैरियर और या जो सर्दियों में उसकी वो कोल्ड बैरियर के तौर पर भी अच्छा काम करेगी। बहुत शुक्रिया अपने फाजिल साहब। बात यह नाजरीन कि अपने फाजिल साहब ने जो बताया है, जो मशीन डिज़ाइन के हवाले से बताया है, वो 1 हफ्ते में कह रहे हैं कि वो डिज़ाइन आम भी कर देंगे, उसको बेशक कॉपी किया जाए।
किसी भी तरीके से ये जो मॉडल है इसको फॉलो किया जाए कि कच्चे जो घर हैं वो दोबारा ना बने, बल्कि पक्के घरों की तामीर होनी चाहिए। और उस सिलसिले में जो कास्ट उन्होंने बताई है वो बहुत ही कम है। उसके ऊपर सबसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी है कि इसमें किसी तरह की एनर्जी इस तरह का वो नहीं चाहिए, वो एक इंसान है वो खुद ही कर सकता है। जो उसका साइज़ है वो ऑफकोर्स हमारे यहाँ मौसमी शिद्दत जो है उसको सहार सकता है। तो असर नौ जो तामीराती काम होना है, रिहेबिलिटेशन का काम होना है, NGOs ने करना है, बहुत सारे गवर्नमेंट ने करना है, तो वो उसको इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि जो ईंट है वो अगर ये वाली इस्तेमाल करेंगे, पक्के घर बनेंगे तो वो सैलाब को भी सहारेंगे, मौसमी शिद्दत को भी सहारेंगे। और ये बहुत बड़ी खिदमत होगी इन तमाम सैलाब ज़दा इलाकों के लिए कि आने वाले वक्तों में सैलाब की ये वाली तबाहकारी ना हो जो इस साल हुई है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक। इट्स टाइम टू पे ट्रिब्यूट एंड रिमेंबर टू अ लेजेंड। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर गुलकार मुनीर हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उन्होंने करियर में 163 फिल्मों में 217 से जायद फिल्मी गीत गाए। मुनीर हुसैन को नगमाती फिल्म 7 लाख के मशहूर ज़माना सदाबहार गीत करार लूटने वाले तू प्यार को तरसे ने मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये गीत संतोष कुमार पर फिल्माया गया। वो पाकिस्तान के पहले गुलकार थे जिनको बेहक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कामयाबी मिली थी। द लेजेंडरी मुनीर हुसैन को हम याद भी कर रहे थे और उनको खिराज तहसीन भी पेश कर रहे थे। और इसी नोट पे प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन जाते जाते हम आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। कल PCB की जानिब से क्रिकेटर्स को लेके और उनके फैंस को लेके एक वीडियो जारी की गई जिसमें बाबर आजम और दीगर प्लेयर्स जो हैं फैंस के साथ कुछ सेल्फीज लेते हुए, उनके साथ इंटरैक्ट करते हुए नजर आए। क्योंकि अब कराची का स्पेल ख़त्म हो चुका है, लाहौर में मैचेस होने वाले हैं। ये शान मसूद को आप देख सकते हैं बैट साइन के साथ साथ उन्होंने सेल्फीज भी ली। और ये प्लेयर्स का जो एक इंटरैक्शन का अंदाज था जिसको फैंस ने बहुत सराहा। पाकिस्तान ने तो बहुत खूब खेला ही, पाकिस्तान टीम ने या इंग्लैंड टीम ने, लेकिन कराची के फैंस को पूरा क्रेडिट है जी। 4 दिन उन्होंने 34,000 की तादाद में आकर यहाँ पे स्टेडियम को भरा, जो कि बहुत बड़ी बात है। कराची में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आने के बड़े मसाइल हैं, सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद 4 दिन इट वाज हाउसफुल। सो ऑल क्रेडिट टू द फैंस। एंड नाउ गेम लाहौरियों पे आ गई है, देखते हैं क्या होता है। और आज चूंकि कल कजाफी स्टेडियम में भी मैच होने वाला है, तो आपने ट्रैफिक प्लान सब चीज़ों को देख लेना है ताकि आपको ट्रैफिक में फंसने की दुश्वारी पेश ना आए। क्योंकि कल ऑब्वियसली सिक्योरिटी के इंतजाम तो होंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।